नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी और जर्मनी चांसलर के बीच हुई मुलाकात की। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से सीखे सबक की और भारत चीन के बीच रिश्तों में आए सुधार की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। चंडीगढ़ में एनआईए की कार्रवाई, गुरपतवंत सिंह पन्नू की 3 संपत्तियां की गई कुर्क। चंपई सोरेन ने सरायकेला से नामांकन किया दाखिल, बोले झारखंड ही नहीं पूरे देश में भाजपा की लहर। मनसुख मांडविया के घर के बाहर बैठे कई पहलवान, वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम भेजने की मांग। सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, सीबीआई से अदालत ने कहा कीमत चुकानी पड़ेगी। भव्य होगा अयोध्या का दीपोत्सव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया बयान। मुंबई के वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मिलिंद देवड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी की महाहार होने वाली है, बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, धनतेरस से पहले चांदी भी हुई सस्ती। दिवाली से पहले पूरे हफ्ते शेयर बाजार में छाई रही लाली, सेंसेक्स 662 अंक टूटा, निफ्टी 218 अंक फिसला। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से दिल्ली में मुलाकात की और यूक्रेन रूस की जंग को सुलझाने पर बात की। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात के बाद यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी विवाद दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है। भारत का हमेशा मानना रहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और हम शांति लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरी आपसी विश्वास का प्रतीक है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन साझा करना इस दिशा में एक नया कदम है। ओलाफ स्कोल्ज अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने जर्मनी के निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है और देश के विकास गाथा का हिस्सा बनने का ये सही समय है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद जर्मनी के चांसलर ने भी भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर बात की। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा, 25 साल पहले हमने जर्मनी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाई थी। हमारा सहयोग पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद, ठोस और सार्थक हो गया है। जाहिर है, जर्मन कंपनियां लंबे समय से चीनी बाजार पर ध्यान केंद्रित करती आई हैं, लेकिन भू राजनीतिक तनाव के बीच अब उनके लिए भारत की अहमियत बढ़ती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अब चीन की जगह ले पाएगा? खैर, आपको अब ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। सपा कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। सपा ने अपने अकेले दम पर 37 सीटें जीती। हालांकि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तीसरी बार जरूर बनी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और पार्टी को 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। बताते चले कि यूपी में बीजेपी के पिछड़ने को लेकर उसके बाद बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए उपचुनाव में वो गलती ना दोहराने का प्रण लिया। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह ये कही गई थी कि पार्टी ने अपने मूल कैडर की उपेक्षा की। इससे कैडर निराश और नाराज हुआ और उसने दूरी बना ली। लेकिन इस बार के उपचुनावों में लगता है कि बीजेपी ने उस भूल को सुधार लिया है। इसकी झलक इस बात से समझी जा सकती है कि बीजेपी ने 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में से जिन 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से 5 सीटों पर कैडर के पुराने नेताओं को ही टिकट दिया। एक बची हुई मीरापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी रालोद लड़ेगी। इनमें जिन नेताओं का नाम और सीट शामिल है, उसमें कानपुर की सीसा मऊ सीट से सुरेश अवस्थी, करहल सीट से अनुजेश यादव, गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा, मजवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य, मुरादाबाद सीट से रामवीर ठाकुर, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर,
कटेरी सीट से धर्मराज निषाद को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये धुरंधर भाजपा की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाते हैं और भाजपा को खोया जनाधार वापस लौटा पाते हैं अथवा नहीं। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने जब पीएम मोदी जा रहे थे, तभी भारत सैनिकों की गश्त को लेकर समझौता होने की घोषणा कर दी थी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया था कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी, यानी कि 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे और फिर से वहीं तक गश्त कर सकेंगे। और हुआ भी वही। भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में चरणों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मई 2020 के बाद दोनों टकराव स्थलों पर बनाए गए अस्थायी चौकियों और ढांचों को हटाने का काम शुरू हो गया है। बनाए गए सैनिकों की तरफ से तंबू खाड़े जा रहे हैं। दोनों देशों ने गश्ती पर सहमति भी बना ली। गश्त शुरू होने से पहले स्थानीय कमांडर एक दूसरे को बताएंगे, फिर इसकी पुष्टि करेंगे, जिससे एलएसी पर गश्ती दल आमने सामने आने से बचेंगे। दरअसल पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति 5 साल बाद ब्रिक्स सम्मेलन में मिले और दोनों देशों ने आपसी रिश्तों में मधुरता लाने की बात कही। साथ ही लंबे समय से चल रही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बनी सहमति पर एकमत हुए। इससे एक बात तो तय है, भारत का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। तब तक चीन पीछे नहीं हटेगा, भारत भी पीछे नहीं हटने वाला। बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों एशियाई देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। भारत और चीन ने जिस तरह गश्त और पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने के लिए एक समझौता किया, वो 4 साल से अधिक समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करा देते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भिखारियों ने कमाई के मामले में कई नौकरी पेशा को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, लखनऊ में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड तक मिले हैं। भिखारियों की धरपकड़ अभियान और सर्वे में ये बात सामने आई है। इसमें कई भिखारियों की औसतन मासिक आमदनी 90,000 से 1 लाख रुपए महीना तक है, यानी सालाना आय लगभग 12 लाख रुपए। सर्वेक्षण के दौरान नवाबों के शहर लखनऊ में 5,312 भिखारी मिले। दरअसल लखनऊ में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर समाज कल्याण विभाग और डूडा ने सर्वे किया, जिसमें 5,312 भिखारी ऐसे सामने आए जिनकी कमाई नौकरी पेशा लोगों से भी ज्यादा थी। गर्भवती, छोटा बच्चा गोद में लेकर भीख मांगने वाली महिलाओं की रोज की कमाई 3-3 हजार तक है। वहीं वृद्ध व बच्चे 900 से लेकर 1,500-2 हजार तक कमा रहे हैं। वहीं इन भिखारियों की आमदनी जानकर डूडा अधिकारी हैरान रह गए। हालांकि अब सभी का कार्ड बनाकर उनको सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा। सर्वे के मुताबिक लखनऊ के लोग रोजाना औसतन 63 लाख रुपए भीख के रूप में भिखारियों को देते हैं। लखनऊ नगर निगम और डूडा के सर्वे में लखनऊ में कुल 5,312 भिखारी मिले हैं। इन भिखारियों की आमदनी रोजाना औसतन 3,000 रुपए तक है। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।